हेलो बच्चों, आज हम चतुर्भुजों को समझने का प्रयास करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले हमको पॉलीगन यानी कि बहुभुज को समझना होगा, और बहुभुज को समझने से पहले हमको आकृतियों और वक्र, जिसको कर्व कहते हैं, उसको समझना होगा। तो लेट अस स्टार्ट। हम कर्व को इस प्रकार से समझते हैं कि हम कोई एक लाइन खींच देते हैं, हम कहते हैं कि हमने एक कर्व बना दिया है। लेकिन कर्व होता क्या है, उसको समझने के लिए मैंने कुछ आकृतियां यहाँ पर ड्रॉ की हैं। ये कुछ आकृतियां हैं। किसी भी तल पर हम या पृष्ठ पर यदि हम बिना पेंसिल को उठाए कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको कर्व कहते हैं। अब कर्व को परिभाषित करने से पहले इन आकृतियों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जो ए आकृति है, अगर मैं यहाँ पर से इसको खींचना शुरू करूँ तो ये इस ढंग से ड्रॉ हो गया। अर्थात इस आकृति के दो एंड पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं जिनके दो एंड पॉइंट हैं, जैसे ये डी वाला भी है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ, तो ये आपकी खुली हुई आकृति कहलाती है। अब आप कहेंगे यहाँ भी दो एंड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कट रही, ठीक है, ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो कर्व तो ये सभी हैं। और इस सी आकृति को आप देखो, किसी एक बिंदु से आपने स्टार्ट किया और घूम करके फिर वहीं आ गए जिस बिंदु से स्टार्ट किया, तो ये एक बंद आकृति है, ठीक है। यहाँ पर इस हार्ट शेप को देखो, यहाँ से शुरू करो आप, और जब आप यूँ घूमते घूमते आएंगे और यहीं पर पहुँच गए तो ये आप एक बंद आकृति आपने बना ली है, और एक कर्व इसको कहेंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ये ई वाला और बी वाला केस थोड़ा हम देख लें। यहाँ से आपने चलना शुरू किया, बिना पेंसिल को उठाए आपने ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये आपका एक कर्व है। और ऐसे ही ये भी है, यहाँ से आपने शुरू किया और ये ड्रॉ कर दिया। लेकिन मैं एक चीज़ कॉमन है, एक बात कॉमन है कि यहाँ पर अगर मैं कोई बिंदु लेता हूँ तो देखो यहाँ पर चार रास्ते हैं। अगर आप, मैं ये कहूँगा कि इस बिंदु से आप कहीं दाएं और बाएं या किस तरफ को जा सकते हैं, तो आपके पास चार रास्ते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर बिंदु है तो ये इधर को भी आप पेंसिल ले जा सकते हैं, इधर को भी, और ऊपर और नीचे। जबकि इन केस में आप देखेंगे यहाँ से आप एक ही बार में आ रहे हैं, इसमें सी में या डी में। तो इस प्रकार की आकृति जिसमें जो है ये इंटरसेक्ट होती हैं लाइनें, तो ये एक प्रकार के कर्व हो गए। और दूसरे जिनमें ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, एक सिरे से आपने शुरू किया और फिर वहीं पहुंच गए। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं जिसमें जो है सीधा सीधा ड्रॉ हो रहा है कर्व, तो इनको कहते हैं सिंपल कर्व या सरल वक्र कहते हैं इनको, ठीक है। और जो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इनको हम करेंगे कि ये वक्र सरल नहीं है। तो बंद आकृति, खुली आकृति, सरल वक्र और सरल वक्र नहीं है। तो इस प्रकार से हम इनको चार कैटेगरी में बांट देते हैं। थोड़ा और इसको बेहतर ढंग से समझेंगे। यहाँ पर हमने एक कर्व लिया है, ठीक है, और ये बंद है, ठीक है। इस कर्व के अंदर कोई भी बिंदु होगा, यहाँ पर एक बिंदु ए लिया गया है, तो इस बिंदु को कहेंगे कि यह बिंदु इस कर्व के अभ्यंतर में है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो ये कर्व के अंदर का भाग है ये अभ्यंतर कहलाता है। और अगर जिस लाइन पर हमने कर्व ड्रॉ किया है, जिस लाइन से कर्व ड्रॉ किया है, उस लाइन पर अगर कोई बिंदु है तो हम कहेंगे कि वो बिंदु सीमा पर है या बाउंड्री पर है। और इस बाउंड्री और अभ्यंतर को मिला करके ये जो पूरा भाग है इसको कहते हैं क्षेत्र। और यदि बिंदु कर्व से बाहर है, जो ये बंद कर्व है इससे बाहर है, तो हम कहेंगे कि यह बिंदु इस कर्व के बहिर्भाग में है। तो यहाँ पर बी बिंदु बहिर्भाग में है, ए बिंदु अभ्यंतर में है, और सी बिंदु बाउंड्री पर है। थोड़ा और समझेंगे। मान लो यहाँ पर एक ये खेल का मैदान है और इसमें ये गेंद है रखी हुई, तो इस वक्त ये गेंद
इस मैदान के अभ्यंतर में है। अब ये गेंद खेल के मैदान के बाहर आ गई है, इसका अर्थ हो गया ये बहिर्भाग में आ गई है। और अब ये गेंद इसकी बाउंड्री पर है, तो हम कहेंगे कि इसकी सीमा पर जो है, ये जो हमारे पास आकृति है इसकी सीमा पर ये बिंदु स्थित है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि केवल जो रेखाखंड है उनसे बना हुआ सरल बंद वक्र बहुभुज कहला रहा है। एक तो बंद होगा और सरल होगा। सरल का अर्थ क्या हो गया कि कर्व की लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी या क्रॉस करेंगी। ठीक है, अब हम बहुभुज थोड़ा थोड़ा कुछ समझने लगे हैं, तो उसको हम इस ढंग से देखेंगे। अब देखो हमारे पास दो प्रकार के बहुभुज हो गए हैं। एक में आप देखेंगे, अगर मैं इस बहुभुज के किसी भी शीर्ष को दूसरे शीर्ष को मिलाने के लिए कोई रेखा खींचना चाहूँ, तो वो रेखा हमेशा इस बहुभुज के अभ्यंतर में ही खींचेगी। इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाना है तो अंदर ही लाइन खींचेगी, इस शीर्ष से इसको मिलाना है तो अंदर लाइन खींचेगी, इस शीर्ष से इसको मिलाना है तो अंदर लाइन खींचेगी। और इधर की जो ये दो आकृतियाँ, इनमें देखो, अगर मान लो मैं इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाना चाहूँ तो ये तो अभ्यंतर वाला भाग हो गया और ये बहिर्भाग। तो यहाँ से अगर इनको मिलाऊं तो ये बहिर्भाग में लाइन बन रही है। तो इस प्रकार से दो कैटेगरी में हमारे पास बहुभुज हैं। तो जो बहुभुज जिनमें हम अभ्यंतर में शीर्षों को मिला रहे हैं तो ये उत्तल बहुभुज, और जिसमें जो है बहिर्भाग में जो है हम शीर्षों को मिलाने के लिए रेखा खींच रहे हैं तो उनको हम अवतल बहुभुज कहते हैं। अब ये जो हम शीर्षों को मिलाने की बात कर रहे हैं, इन रेखाओं को हम विकर्ण कहते हैं। इसका अर्थ हो गया कोई भी बहुभुज हमने ले लिया तो उसके दो सिरों को जो मिला रहे हैं हम, वो रेखाएं हमारी विकर्ण कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ये पेंटागन यानी कि पंचभुज लिया हुआ है और यहाँ पर एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल लिया है, एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब ट्रायंगल के लिए ये शीर्ष है लेकिन यहाँ शीर्ष नहीं है, तो इसको इस ढंग से मिलाते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम इतना समझते हैं कि बहुभुज के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने के लिए जो हमने रेखा खींची है उसको हम विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और आकृतियां हैं, देखो, इनको हम विषम बहुभुज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन आकृतियों की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयाँ अलग अलग है, ये भुजाएं बराबर नहीं है। इस आकृति में देखो तो ये भुजा बड़ी है, ये छोटी है, ऐसे ही ये बड़ी ये छोटी, या इसमें ये बड़ी ये छोटी, तो ये विषम बहुभुज कहलाते हैं। और अगर हम जो है इस प्रकार से ले लें तो अब देखो यहाँ पर जो है सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये सम बहुभुज कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। अब हम जो है किसी बहुभुज के बहिष्कोण पे बात करते हैं। देखो ये एक बहुभुज है, अगर मैं इसकी कोई एक भुजा आगे की ओर बढ़ा दूँ, मान लो ये भुजा मैंने बढ़ाई, तो ये वाला जो कोण है ये बहिष्कोण कहलाएगा। ऐसे ही इस लाइन को मैं ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये वाला कोण बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इन रेखाओं को अगर मैं इस ढंग से आगे बढ़ा दूं कि उनके जो बहिष्कोण है वो चेंज नहीं हो, तो ये टोटल जो यहाँ पर इस बिंदु पर कोण बन रहा है ये 360 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर से देखो, ये जो कोण है, इस रेखा को जब मैं इधर को खिसकाऊंगा तो इस रेखा को ऊपर को खिसकाऊंगा, लेकिन खिसकाते वक्त अगर ये कोण चेंज नहीं हो रहा है, देखो ये कोण बिल्कुल उतना ही बना हुआ है, ऐसे ही सभी हैं। तो देखो ये सारे मिलकर के एक बिंदु पर मिल जा रहे हैं और एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बहिष्कोण 360 डिग्री। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी बहुभुज है उसके एक ही क्रम में, यानी कि यहाँ से देखो इधर को इधर को इधर को और ये अंदर को, तो ये सब बहिष्कोण आपके कहलाएंगे और ये टोटल 360 डिग्री होंगे। अंतःकोण के लिए देखते हैं, अगर मैं इनके चार, इसी चतुर्भुज के चार हिस्से कर दूं, ये क्वाड्रिलेटरल के मैंने 4 पार्ट काट दिए हैं और उसके बाद मैं इनको अरेंज करूं, एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, तो ये टोटल 360 डिग्री है, 360 डिग्री ये कोण बन रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन बहुभुज चाहे कोई भी हो उसके बहिष्कोण 360 डिग्री ही होंगे। अब अंतःकोण के लिए अलग अलग आकृति है, यहाँ पर त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज लिया हुआ है और ये इस ढंग से इसकी आकृतियाँ। तो
यहाँ पर देखो हमने त्रिभुज लिया है, ठीक है। इस त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, ये हमें पहले से ही मालूम है। अब ये चतुर्भुज है, देखो हमने इसको अगर एक विकर्ण खींचा, इसके दो त्रिभुज बन गए। अब इसके कोणों को अगर हम जोड़ें, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये और प्लस ये, तो दो त्रिभुजों के कोण जुड़ेंगे तो 360 डिग्री हो गया। ऐसे ये पंचभुज है, इसका भी हमने एक शीर्ष को पकड़ा और वहाँ से विकर्ण खींचना है। कोई भी बहुभुज है उसके एक शीर्ष को लेकर के हम अगर विकर्ण खींचें तो कुछ निश्चित त्रिभुज बनेंगे और उन त्रिभुज के हम जो है अंतःकोणों के का जो है टोटल योग निकाल लेंगे और उन सबको जोड़ देंगे, तो वो उस पूरे बहुभुज का जो अंतःकोण है वो निकल जाएगा। या फिर हम इसको फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पर चतुर्भुज है, 4 भुजाएं थी, तो 4 भुजाओं के लिए 2 त्रिभुज आए, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर दिया हमने। यहाँ पर 5 भुजाएं थी तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया। ऐसे यहाँ पर 6 भुजाएं थी तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आया और उसको हमने 180 से गुणा कर दिया। तो इस हिसाब से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो बहुभुज है उसके अंतःकोणों का अगर हमने योगफल निकालना है तो बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या होगी उसमें 2 घटा देंगे, जितना आएगा उसको 180 अंश से गुणा कर देंगे। और बजाय रटने के हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। कोई भी बहुभुज है उसका एक शीर्ष हम ले लेंगे, वहाँ से अगर हम विकर्ण खींच दें तो हम देख लेंगे आसानी से कि कितने त्रिभुज उसमें बन रहे हैं। और एक त्रिभुज का अंतःकोण हमें पता है कि 180 अंश होता है, तो फिर जितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको हम जोड़ करके या मल्टीप्लाई करके टोटल हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बहुभुजों को समझे हैं और इसके बाद हम चतुर्भुज पर हमारा फोकस रहेगा। तो इसको आप नोट कीजिएगा और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।